मतलब मुझे, मैं राहुल जी को देखता हूँ ना तो मुझे राजीव गांधी दिखते हैं उसमें से। राजीव गांधी बहुत नेक हृदय के, बहुत ही सच्चे किस्म के इंसान थे और हूबहू मुझे राहुल गांधी, मैंने कहा उनको, राहुल जी को, मैंने कहा साहब मैं आपके अंदर मैं राजीव जी को देखता हूँ। हनुमान बेनीवाल जी का जहाँ तक प्रश्न है तो वो उनकी एक अलग तरीका है, उनका एक स्टाइल है अपनी राजनीति करने का, एक अलग अंदाज है उनका और संघर्षशील वो आदमी है कि मैं कांग्रेस सेवा दल में रहा ना, बिल्कुल, तो मैं तो संस्कारित कांग्रेसी हूँ है ना, मैं तो लोगों में कांग्रेस के संस्कार डालने का काम करता हूँ। मैं तो सोच नहीं सकता कि कांग्रेस छोड़ करके मैं कुछ काम कर सकता हूँ। बड़े नेता पता है क्या कहते हैं कि तुझे किसी ने पीले चावल दिए थे, तुझे निमंत्रण दिया था कि तू आ और कांग्रेस में काम कर और पार्टी में काम कर। मैं तो वो शख्स हूँ जिसको निमंत्रण दिया गया था कांग्रेस में आने के लिए और अगर मैं नौकरी कर रहा होता तो मैं चीफ इंजीनियर रिटायर होता। मैं 36 कौम का आदमी हूँ, मैं तो गैर जाटों से ज़्यादा दोस्ती रखता हूँ, सच तो ये है, ठीक है ना। हाँ, मेरी इस तरह की है, तो मैं एक कांग्रेस मैन हूँ ना साहब, मैं जातिवादी में थोड़ा सा कम विश्वास करता हूँ। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट इंदिरा कैनाल प्रोजेक्ट, ऊपर से पानी की एक, जो जिस जैसलमेर से भी आगे जिसका यूँ मानो पानी पहुँच गया और दीपक तले अंधेरा है, उसके नीचे पूरा लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र है और वहाँ पे आज भी नहरी पानी या मीठा पानी पीने को नहीं है। और 15 लाख रुपए मैंने ऐसे जोड़ी लेकर के दोस्तों से इधर से उधर से, क्योंकि पुण्य तो पांगड़ो है ना, बिल्कुल, मैंने लोगों से इकट्ठा किया और गाय माता की सेवा की। 10-11 महीने हमने वो शिविर लगाए शानदार। सर्वे में मेरा नाम है या नहीं है, इस बात की जानकारी मुझे बीजेपी कैंप की तरफ से मिली। अब मैं किसी नेता विशेष का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा बीजेपी के, लेकिन वहाँ से जो उनके बड़े विश्वसनीय थे वसुंधरा जी के और जाट कम्युनिटी के लीडर थे। 2002 के अंदर भीषण अकाल पड़ा राजस्थान के अंदर, बिल्कुल, लूणकरणसर भी उससे अछूता नहीं था, बीकानेर जिला भी उससे अछूता नहीं था, ज़बरदस्त अकाल था। पशु सेवा शिविर लगाए जा रहे थे चारों तरफ सरकार की, गहलोत सरकार की तरफ से। और आपको याद होगा कि उस समय की सरकार ने इतना ज़बरदस्त ड्रॉट में काम किया था, ड्रॉट रिलीफ का, अकाल राहत का, कि लोगों के घरों में 10-10, 20-20 बोरियाँ गेहूँ की हो गई थी। हनुमान बेनीवाल जी जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, निश्चित तौर पे कांग्रेस को उसका फ़ायदा मिलने वाला है। मैं नहीं कहता 1-2 सीट की बात, कहीं हो सकता है मैं नुकसान हो, बट एंड ऑफ द डे हमको फ़ायदा होने वाला। वीरेंद्र जी चूँकि हारे हुए थे, उन्हीं को कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया, उनको टिकट दिलवाया और वो चुनाव जीते। वो चुनाव लड़े तो हम उनके साथ रहे, आज तक हम उनके साथ हैं, या जो भी कोई टिकट लेके आता हम उनके साथ रहते हैं। पार्टी का ना तो सपोर्टेज किया हमने, ना करने की कभी सोच सकते। राजस्थान की आप 10 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में अगर आप तुलना करें, तुलनात्मक दृष्टि से जो सबसे पिछड़ी हुई हैं, मैं समझता हूँ राजस्थान की सबसे पिछड़ी हुई 10 से 15 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें से लूणकरणसर भी एक है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे T24। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठे हैं जो रेगिस्तान से आते हैं, रेतीले धोरों से निकल कर आए हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कांग्रेस के लिए वफादार रहे हैं। वो राहुल गांधी, राजीव गांधी के समय से नेतागिरी में रहे, छात्र राजनीति से निकले थे और गांव ढाणी से निकले थे। आज उन्हीं से बात करेंगे, उनके जुबान से सुनेंगे कि वो कांग्रेस के प्रति कितने वफादार रहे हैं और कांग्रेस की पहले की राजनीति और आज के समय की जो राजनीति है उसमें कितना डिफरेंस आ गया, उन सब के बारे में जानने की कोशिश करें। आज हमारे साथ हैं राय सिंह जी गोदरा साहब, जो कि लूणकर से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। नमस्कार सर, आपका आरजे T24 पर स्वागत है। सर, सबसे पहले तो मैं आपके गांव ढाणी से कहाँ से आते हो लूणकर सर में, उनके बारे में संक्षिप्त में परिचय जानना चाहूँगा सर। मेरा गाँव लूणकरणसर में धीरेरा है और ननिहाल भी मेरा लूणकरणसर क्षेत्र में ही फुलेजी था पहले, और वहाँ से माइग्रेट होकर के वो रत्नादेव से दूधली चले गए। और मेरी प्राथमिक एजुकेशन 5वीं तक की जो पढ़ाई है वो दूधली में हुई, रत्नादेव से दूधली में हुई, जो कि एकदम सट करके अड़ा करके क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र का, लूणकरणसर का। वहाँ से मेरी एजुकेशन गंगानगर में हुई स्कूलिंग की। उसके बाद में मैं उदयपुर चला गया पढ़ने। उदयपुर मैंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी और उसके बाद मैंने कुछ दिन जॉब किया वहाँ UIT के अंदर, और वहाँ से वापस कोई संयोग बना ऐसा ही कि राजीव जी से और अशोक गहलोत जी से मुलाकात हुई मेरी, और बल्कि मुझे कहना चाहिए कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया कांग्रेस में काम करने के लिए। 86 में मैंने नौकरी छोड़ करके और 87 से मैं लगातार पार्टी में काम कर रहा हूँ। सर, मैंने सुना उस दौर में आप छात्र राजनीति में भी एक्टिव रहे थे। मैं 1981-82 के अंदर मेरे कॉलेज में विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट उदयपुर के अंदर कॉलेज का छात्र संघ का अध्यक्ष रहा NSUI की टिकट पे।
अशकली जी हमारे राजस्थान के NSUI के अध्यक्ष थे, ओम दशोरा जी, प्रफुल्ल रणवा जी, ये हमारे वहाँ के लोकल लीडर्स थे। तो यूं कहें कि मतलब आज छात्र राजनीति से ही कांग्रेस के लिए एक्टिव हो गए थे। हाँ, ये आप कह सकते हो कि कांग्रेस के लिए मैं छात्र राजनीति से एक्टिव हुआ हूँ। और अगर आप राजनीतिक दृष्टि से या उस तरह से बात अगर करो आप, तो बचपन में जब मेरी स्कूलिंग जब चल रही थी, तो उस दौरान के अंदर तहसील और ज़िले स्तर पे ये वाद विवाद प्रतियोगिताएं, कंपटीशंस होते थे। उसमें मैं हमेशा, मेरे गुरुजी का नाम था भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह जी गुरुजी मुझे हिंदी और अंग्रेज़ी में डिबेट लिख करके देते थे। मैं उसको रट करके 3 मिनट का टाइम होता था, मैं तैयारी करता था, और जब मैं बोलता था, और हमेशा ऑलवेज विपक्ष में के लिए मैं तैयारी करता था, खिलाफ बोलने के लिए कोई भी टॉपिक दिया जाता था उस ज़माने में, मैं उस पर तैयारी करता, और मैं हर बार फर्स्ट या सेकंड उस कंपटीशन में आता था। ये प्रतिभा मेरे गुरुजी ने, भैरव सिंह जी ने। अच्छा सर, मैं आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। एक किस्सा मैंने ये भी सुना है, कोई सेवा दल में जब कोई कार्यरत करता है तो उनको टोपी लगानी पड़ती है, तो वो क्या किस्सा है, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। वो तो देखिए, मैंने आपको कहा ना कि जब 1983 के अंदर जब मैं उदयपुर था, UIT में JEN था, तो UIT की तरफ से एक प्रोग्राम था, डिनर का प्रोग्राम था आनंद भवन के अंदर। उसमें राजीव गांधी जी तत्कालीन महासचिव थे कांग्रेस पार्टी के, अशोक गहलोत जी केंद्र में मंत्री थे, राजस्थान के कांग्रेस के अध्यक्ष ये थे, पंडित नवल किशोर जी थे। ये तमाम लोग उसमें आए और वहाँ डिनर का प्रोग्राम था। और उस समय जब राजीव जी से हमारा परिचय हुआ और मेरा परिचय जब कराया गया, तो उन्होंने मुझे एक तरह से कहा कि भाई मुझे इंटेलेक्चुअल्स की, टेक्नोक्रेट्स की, ऐसे लोगों की कांग्रेस में आवश्यकता है, तो क्यों ना आप कांग्रेस में आइए। ये मुझे उन्होंने एक तरह से निमंत्रण दिया। मैंने उस बात को गंभीरता से मैंने विचार किया, और 2 साल बाद मैं वहाँ उनकी उस बात पे मनन करके और मैं जयपुर शिफ्ट हुआ, नौकरी छोड़ करके मेरा अपना व्यवसाय, काम धंधा चालू किया। और आते ही मैं यहाँ पे यूथ कांग्रेस में रघु जी के साथ में मैं शामिल हुआ, मुझे किसान प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बना दिया गया। तो आप टोपी की जो बात करें कि महेश जोशी जी उस ज़माने में, उन दिनों कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो महेश जी ने, गहलोत साहब PCC के प्रेसिडेंट थे, तो महेश जी ने कहा कि साहब इसको, राय सिंह को आप मेरे साथ जो है ना सेवा दल में, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ काम करे। तो मैंने कहा कि साहब मैं तो ये टोपी वगैरह मुझसे मैं लगा नहीं सकता, इसलिए मैं तो मेरा यूथ कांग्रेस में ठीक हूँ। तो गहलोत साहब ने कहा कि यार इसको तू ऐसे कर, इसके NTC करवा इसको। NTC क्या होती है? नेशनल ट्रेनिंग कैंप होता है कांग्रेस सेवा दल का। अच्छा। तो 15 दिन का कैंप चलता है, और उसमें मैं जहाँ तक जान पाया हूँ, कांग्रेस के संस्कार डालने के काम किए जाते हैं। तो मुझे वो तारीख याद है, 9 अगस्त क्रांति दिवस होता है, 9 अगस्त 1989 89 के अंदर कुरुक्षेत्र में वो कैंप हुआ। उस कैंप के अंदर मैं 15 दिन तक मैंने ट्रेनिंग ली, और टोपी तो वहाँ सुबह से ही लग जाती थी, इसलिए उसके बाद जब भी आया तो मैं टोपी वाली हिचक निकल चुकी थी। लिहाजा आते ही महेश जी ने मुझे अपने साथ कार्यकारिणी में शामिल कर लिया, और फिर मैं सेवा दल में काम करता गया, फिर कार्यकारी अध्यक्ष भी रहा। अच्छा, फिर उसके बाद में सर आगे का क्या वाक़या रहा? मतलब आप वहाँ से आए, फिर आपने कभी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की? देखिए, राजनीति में जो आदमी आता है तो निश्चित तौर पर वो तो ये सोचता ही है कि मैं किसी रोज़ विधायक बनूं, सांसद बनूं, मंत्री बनूं, क्या बनूं। ये तो हर कोई आदमी सोच के आता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है। और जब वो चुनाव लड़ता है तो वो चुना भी जाता है, और जब चुना जाता है तो वो फिर मंत्री भी बनता है। ये स्वाभाविक सी बात है। तो इसमें राजनीति में तो लोग, मतलब ये तो एक स्वाभाविक सी बात है, इसमें तो नई बात नहीं है। आपने जब वो चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की, मैंने आपके बारे में जब मैं सोच खोज कर रहा था, तो मैंने सुना कि आप 98 के आसपास शायद आपको आला कमान की तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया गया था चुनाव के लिए, MP के चुनाव। असल में 96 के अंदर अशोक गहलोत जी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। ये उससे पहले कपड़ा मंत्री रहे थे केंद्र के अंदर, तो मैं इनके काफ़ी करीब था। तो इन्होंने मुझे कहा कि यार क्यों ना तू पार्लियामेंट का टिकट क्लेम कर वहाँ से। 96 में मनफूल सिंह बहादुर उससे पहले वहाँ से चुनाव लड़े थे, तो बोले मनफूल सिंह जी चुनाव हारेंगे, मेरे दोस्त हैं और मेरे पास कोई आदमी नहीं है, तू टिकट क्यों नहीं मांगता। मैंने कहा साहब मेरी उम्र ही क्या है। तो उन्होंने कहा कि यार तुम तो फिर भी 35-36 साल का हो गया,
मैं तो 25 साल की उम्र के अंदर मेंबर पार्लियामेंट हो गया था, केंद्र का मंत्री हो गया था, बिल्कुल। और 35 साल की उम्र में तो मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हो गया था। ये तमाम उन्होंने बातें, और उनको मैं जहाँ तक समझता हूँ, उनको लगा कि अगर इस लड़के को मैं थोड़ा पहले बोलता और ये अगर प्रयासरत होता, इसका कहीं पैनल में और में कहीं नाम होता, तो शायद मुझे उनका मन था टिकट देने का। और उसी दिन से मैंने ये बात सुन करके 90 जो आगे का जो चुनाव था उसकी मैंने तैयारी प्रारंभ कर दी। फाइनली 98 के अंदर मिड टर्म पोल हुए, उसमें मुझे उन्होंने कह रखा था, मैं सब जगह पूरे क्षेत्र में घूमा, 8 विधानसभा क्षेत्रों में, सब लोगों से उस समय लिखवाने का रिवाज था, सब लोगों से जो ब्लॉक अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष थे, वहाँ पर एमएलए थे, वर्तमान थे, पूर्व थे, सब लोगों से मैंने लिखवा करके दी, मेरे पास आज भी रखे हुए हैं जी। मैंने वो दिया, मेरा दावा मैंने मजबूती से पेश किया। और हमारे सचिव थे, राष्ट्रीय सचिव थे मनीष तिवारी जी, तो मुझे कहा गहलोत साहब ने कि तू मनीष से मिल के आ, तो मैं मिलने गया उनसे। तो मनीष जी ने मुझे कहा कि भाई देख, तेरा टिकट भी करीब करीब तय सा लगता है मुझको, और तू चुनाव भी जीत रहा है, लेकिन तेरे ऊपर तो एक स्काई लैब घूम रहा है, तो ये दुआ कर कि वो स्काई लैब चूरू पे जाके गिर जाए। मैं समझ गया स्काई लैब क्या था। 96 के अंदर जो चुनाव हुआ उसमें बलराम जाखड़ साहब की टिकट जो है वो हवाला को लेकर के, हवाला कांड की वजह से नरसिम्हा राव जी ने काट दी थी। और 98 का जब चुनाव आया तो उन्होंने सीकर से क्लेम किया। सीकर से जब क्लेम किया उन्होंने तो उनको कहा गया कि यहाँ तो डॉक्टर हरि सिंह सिटिंग एमपी हैं, आप दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी बताइए। तो उनके सामने चूरू और बीकानेर 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी। जहाँ तक मुझे जानकारी है उन्होंने अपना मन चूरू से बना लिया था। ऐसे में मुझे लग रहा था कि मेरा मौका बन सकता है, लेकिन वही हुआ जो मनीष जी ने कहा, उस स्काई लैब जो घूम रहा था वो बीकानेर आके बीकानेर के ऊपर आके गिरा। तो गिरा तो ऐसा गिरा कि हमारा कुछ पता ही नहीं चला। कद्दावर नेता रहे। हाँ, इतने बड़े नेता थे, तो देखिए उनके सामने क्या बनने वाली बात थी। बलराम जाखड़ अगर उस तरह का नेता कहीं जाते हैं तो उसमें फिर क्या है, कोई मायना नहीं, कोई चीज़ का कोई सर उसके बाद में अब तक आपको कोई ऐसी टिकट या बड़ा पद नहीं मिला, इसके पीछे क्या कारण? मैंने कहा ना आपको, 98 में, उसके बाद में 98 में हमारी सरकार बनी। सरकार बनते ही पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, फर्स्ट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट किया मुख्यमंत्री जी ने मेरा, मुझे रोडवेज में डायरेक्टर लगाया। रोडवेज के अंदर रहते हुए मैंने खूब, लोगों ने जो काम किया ईमानदारी से, हमने इतने ज़बरदस्त काम किए वहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल कि बरसों से जो हमारे कर्मचारी थे उनके प्रमोशंस रुके हुए थे, हमने सबकी वो क्या बोलते हैं ये आपके डिपार्टमेंटल प्रमोशन, डीपीसीज करवाई, तमाम सबको प्रमोशंस दिया। खेल के कोटे के लिए जो खिलाड़ी, जो कोटे के लोग थे, उनको विशेष प्रमोशन दिलवाए हमने। सबसे बड़ा काम था ये। उस ज़माने हमने 500 नई बसें खरीदी। हमारे पास उस समय 5000 बसें और 25,000 कर्मचारी थे। उनके वेलफेयर के लिए काम किया हमने मिलके। सबसे बड़ा काम जो मैं समझता हूँ, जिसका मुझे बहुत सुकून मिलता है, कि मैंने मृतक आश्रित जितने मृतक आश्रित पेंडिंग थे, तमाम के तमाम की माननीय मुख्यमंत्री जी से सिफारिश करके सबको नौकरी लगवाया। उसका मुझे आज भी सुकून है। अच्छा, ये आपके उसी कार्यकाल में हुआ? हाँ, उस कार्यकाल में। अच्छा सर, एक कार्य इसमें एक चीज़ और मैंने सुनी आपके बारे में कि उस समय भाजपा की सरकार ने कोई मतलब किराया बढ़ा दिया था, और वो क्या वाकया था? राइट, हुआ क्या था कि 98 का जो असेंबली इलेक्शन आया तो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र बनाया। घोषणा पत्र के अंदर पूर्ववर्ती भैरव सिंह जी की सरकार जो थी, उन्होंने 28% किराए में बढ़ोतरी की थी रोडवेज के में। तो हमारे घोषणा पत्र में था कि जैसी ही सरकार कांग्रेस की बनेगी, ये जो बढ़ा हुआ किराया इसको वापस लिया जाएगा। ये एक बिंदु था घोषणा पत्र के अंदर। जैसे ही अशोक गहलोत सरकार बनी 98 के अंदर, घोषणा पत्र को चीफ सेक्रेटरी को दे करके उनको कहा गया कि ये मेरी सरकार की प्राथमिकताएं हैं और इस प्राथमिकता के आधार पे मेरी सरकार काम करेगी। मुझे चूंकि रोडवेज में डायरेक्टर लगाया गया, तो मेरी भी एक ड्यूटी बनती थी कि भी मेरे विभाग के अंदर कौन सा घोषणा पत्र का कौन सा बिंदु है जो मेरे विभाग के पार्ट पे है। बिल्कुल। हमारी पहली मीटिंग हुई, एजेंडा आया, उसका एजेंडा देखा मैंने, उसमें कहीं किराया वापस लेने की बात नहीं थी। तो मैंने उस मीटिंग को, मैंने हमारे एमडी और जो चेयरमैन थे वीएन बहादुर साहब और दीपक उप्रेती जी, मैंने उसका विरोध किया जाते ही।
मैंने कहा आपने जो मेन जो बात थी, मुख्य बिंदु जो घोषणा पत्र के अंदर कमिटमेंट किया गया था राजस्थान की जनता से कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम किराया वापस लेंगे, आपने एजेंडे में शामिल नहीं किया इसको। जिम्मेदारी भी बन जाती है। जिम्मेदारी बनती है। तो आखिर उन्होंने कहा कि नहीं, इसको नॉन एजेंडा डिस्कस करेंगे और इस पर निर्णय करेंगे। मैंने कहा जब तक इस पर निर्णय नहीं करेंगे जब तक मैं इस पर दस्तखत नहीं करता। हमने पूरा एजेंडा डिस्कस किया और लास्ट में नॉन एजेंडा आइटम के रूप में हमने उस किराया वापसी पे चर्चा करी। तो अधिकारियों का भी अपना दबाव रहता है और अपने रेवेन्यू को लेकर के वो अपने कई दलीलें दी जाती हैं, आप जानते हो। आखिर हमने जैसे तैसे करके 25% किराया उसमें कम करवाया फर्स्ट मीटिंग में। और उसके बाद में 3 महीने समथिंग 3 महीने हुए होंगे, तो 3 महीने में सरकार ने अपने घोषणा पत्र के अनुसार कितने पॉइंट्स अचीव किए उस पर एक बुकलेट बन रही थी। मुझे जानकारी मिली तो मैंने मुख्यमंत्री जी के पेश होकर के और मैंने उनको कहा कि साहब हमारे विभाग की रोडवेज की ये इसमें है, हमारा अचीवमेंट है ये। ठीक है, उसको फिर शामिल किया उसमें 100 जो थे उसमें। लेकिन सर उसके बाद में 3, 8 और 13, 18 का चुनाव हुए, लेकिन उसमें क्या कारण रहा कि आप लुणकरसन से टिकट मांग रहे थे और आप आला कमान के भी करीबी माने गए, लेकिन उसके बावजूद आपको टिकट नहीं मिला? देखिए मेरी बात सुनिए साहब, 2002 का जहाँ तक सवाल है, 2002 के अंदर भीषण अकाल पड़ा राजस्थान के अंदर। बिल्कुल, लूणकरसन भी उससे अछूता नहीं था, बीकानेर जिला भी उससे अछूता नहीं था, ज़बरदस्त अकाल था। पशु सेवा शिविर लगाए जा रहे थे चारों तरफ सरकार की, गहलोत सरकार की तरफ से। और आपको याद होगा कि उस समय की सरकार ने इतना ज़बरदस्त ड्रॉट में काम किया था, ड्रॉट रिलीफ का, अकाल राहत का, कि लोगों के घरों में 10-10, 20-20 बोरियाँ गेहूँ की हो गई थी। ज़बरदस्त रिलीफ दिया गया, ऐसी पशुओं के लिए रिलीफ दिया गया, खास करके गायों के लिए। मुझे भी, मेरी एक संस्था है राजीव गांधी मानव कल्याण संस्थान, NGO है, मुझे भी कहा गया मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि भी तू भी कुछ काम कर इसमें और तेरे क्षेत्र में कर, लूणकरसन में जा, वहाँ देख, वहाँ पे गायें दम तोड़ रही हैं। तो मैंने एकदम इंटीरियर जो मेन रोड से 30-40 किलोमीटर अंदर, जहाँ पे कोई कैंप लगाने को तैयार नहीं था, शेरेना एक जगह है वहाँ पे हमारे, जो रूणिया बड़ा बास, रूणिया बास जो है, जो उसे गोदाराओं का बेल्ट भी कहा जाता है। हाँ, क्या आप कह सकते हैं, गोदारा तो हैं, उसमें कोई बात नहीं है ना। तो खैर एनीवेज, वजह वो नहीं थी, वजह ये थी कि इंटीरियर था वो और वहाँ कोई कैंप लगाने को तैयार नहीं था, लिहाजा मैंने वहाँ जाके शिविर लगाया। उसके अलावा सहजरासर एक गाँव है, वहाँ पे लगाया। वहाँ के जो सरपंच थे, भूराराम गोदारा सरपंच थे, कानाराम जी ओजाइया वो सरपंच थे, सब लोगों ने मिल करके उन्होंने मेरा सहयोग किया और हमने 10-1 लाख के समथिंग सरकार ने हमको अनुदान दिया और 15 लाख रुपए मैंने ऐसे जोड़ी लेकर के दोस्तों से, इधर से उधर से, क्योंकि पुण्य तो पांगड़ो है ना। बिल्कुल, मैंने लोगों से इकट्ठा किया और गाय माता की सेवा की। 10-11 महीने हमने वो शिविर लगाए, शानदार शिविर। जब लगाए तो चूँकि मैं राजनीतिक आदमी हूँ तो तरह तरह की चर्चाएँ चलती है। ये वीरेंद्र बेनीवाल जी उस समय भीमसेन जी के स्वर्गवास के बाद में जो चुनाव हुआ, उपचुनाव, इसमें इनको टिकट मिला, रही चुनाव हार गए थे और इनको मैंने, वीरेंद्र जी को, उस प्रोग्राम के अंदर विशिष्ट अतिथि के रूप में मैंने इनवाइट किया था। ये आज भी मेरे पास फोटोग्राफ और अखबार की कतरने में आज दिखा सकता हूँ आपको, ठीक वो है, मेरे पास रखी है ना। तब चूँकि मैं एक राजनीतिक प्राणी हूँ या आदमी हूँ, तो लोगों ने कहा कि भाई ठीक है ये इसलिए कर रहा होगा, तो मेरी मंशा उस समय नहीं थी, ये बात सच है। लेकिन जब 2003 का चुनाव आया तो भाई राजनीतिक आदमी तो टिकट तो मांग सकता है ना, उसमें कहाँ बात होगी। गाँव चौपाल में यही चर्चा होती है। हाँ, तो उसके बाद में हमने टिकट क्लेम किया। वीरेंद्र जी चूँकि हारे हुए थे, उन्हीं को कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया, उनको टिकट दिलवाया और वो चुनाव जीते। वो चुनाव लड़े तो हम उनके साथ रहे, आज तक हम उनके साथ हैं। या जो भी कोई टिकट लेके आता हम उनके साथ रहते हैं। पार्टी का ना तो सपोर्टेज किया हमने, ना करने की कभी सोच सकते। फिर आगे के चुनाव में क्या हुआ ऐसा? उसके बाद में वो 2003 में जीत गए, 2008 में वो फिर जीत गए, 8 में जीत गए तो उसके बाद में उनको चीफ विप और मिनिस्टर बना दिया गया। मिनिस्टर बनाने के बाद में मुझे फिर ऊपर से बुलावा आया कि भी तू जा वापस, तेरा काम कर वहाँ पे क्षेत्र में। मैंने कहा जी वहाँ तो MLA है ऑलरेडी, सिटिंग है, मिनिस्टर है, बोले वो चुनाव हार रहे हैं, पार्टियां सर्वे करवाती हैं, सर्वे में बोल तू जा काम कर, सर्वे में तेरा नाम आएगा तो कंसिडर किया जाएगा। MLA जो होते हैं उनकी मंत्रियों की टिकट नहीं कटती क्या? ठीक है, सरकार रिपीट करनी है हमको, तो मंत्री MLA की टिकट काटनी पड़ सकती है अगर कोई हार रहा हो तो। हाँ बिल्कुल, ये ध्येय था पार्टी का। मैंने मेरे प्रयास किए, लोगों के बीच में मैं गया, मेरा नाम भी चला, सब कुछ हुआ। और सबसे बड़ी बात तो कि सर्वे में मेरा नाम है या नहीं है,
इस बात की जानकारी मुझे बीजेपी कैंप की तरफ से मिली। अब मैं किसी नेता विशेष का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा बीजेपी के, लेकिन वहाँ से जो उनके बड़े विश्वसनीय थे वसुंधरा जी के, और जाट कम्युनिटी के लीडर थे, तो जाटों वाली जो सीटें हैं खास करके उनके जिम्मे थी। उनका एक संदेश मेरे पास आया कि गोदारा जी आप चुनाव जीत रहे हो, आप विनिंग कैंडिडेट हो। मैंने कहा जी बिल्कुल हूँ, मैं, मुझे मालूम है। तो मैंने कहा आपको कैसे पता लगा? कि उन्होंने कहा सर्वे के अंदर नाम है आपका। मैंने कहा सर्वे में नाम है तो मेरी पार्टी मुझे टिकट देगी। उन्होंने कहा कि आप हमारे पास आओ। मैंने कहा क्यों आऊँ भाई, मेरी पार्टी में मुझे टिकट दे रही। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि मैं कांग्रेस सेवा दल में रहा ना, बिल्कुल, तो मैं तो संस्कारित कांग्रेसी हूँ, है ना। मैं तो लोगों में कांग्रेस के संस्कार डालने का काम करता हूँ। मैं तो सोच नहीं सकता कि कांग्रेस छोड़ करके मैं कुछ काम कर सकता हूँ। तो मैंने उनकी बात को फॉरगो किया, और हमारी पार्टी की तरफ से मुझे टिकट नहीं मिली, जो कि कोई खास बात नहीं है। सिटिंग एमएलए थे, उनकी टिकट नहीं काट पाए, जो भी परिस्थिति रही। लेकिन रिजल्ट जो ऐसा रहा खराब, ये हमारे कैंडिडेट तीसरे नंबर पे चले गए। 1500 2000 से उनकी जमानत बची। बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, सुमित गोदारा जो वर्तमान विधायक हैं, ये इनको समथिंग 48,000 कुछ वोट मिले। माणक सुराना जो थे वो बीजेपी के बागी थे, उनको 52-53,000 कुछ वोट मिले। तो वो 4,500-5,000 समथिंग वोटों से चुनाव जीते सुमित से, बीजेपी कैंडिडेट से। तो बीजेपी और बीजेपी के बागी को लगभग 1,00,000-1,500-2,000 वोट मिले। और कांग्रेस जो थी 26-27,000 समथिंग, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इतने में सिमट के रह गई। ये स्थिति बनी। सही। उसके बाद फिर उनको टिकट दे दिया गया। उसका असर वही हुआ। सुमित जो दूसरे नंबर पे रहे, वो पहले पे आ गए। तो इस बीच, इस दौर के बीच में कभी ऐसी इच्छा नहीं हुई कि कहीं पार्टी से साइड लाइन जाके निर्दलीय चुनाव लड़ने, दूसरी पार्टी में नहीं जाना चाहते, विचारधाराएं नहीं मैच खाती हो? मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, कि मैं लोग कोई कुछ कहे, चाहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बॉर्न कांग्रेसमैन हूँ। मैं जन्मजाति कांग्रेसी हूँ। उसके बाद में मैंने सेवा दल में काम किया। मुझे राजीव गांधी, लोग आमतौर पे ये कहते हैं, आमतौर पे ये कहा जाता है कि भाई तू पार्टी में काम कर रहा है ना, फ़र्ज़ करो मैं कहूँ साहब मेरे को इतने साल हो गए, मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला। तो बड़े नेता पता है क्या कहते हैं? कि तुझे किसी ने पीले चावल दिए थे, तुझे निमंत्रण दिया था कि तू आ और कांग्रेस में काम कर और पार्टी में काम कर। मैं तो वो शख्स हूँ जिसको निमंत्रण दिया गया था कांग्रेस में आने के लिए। और अगर मैं नौकरी कर रहा होता तो मैं चीफ इंजीनियर रिटायर होता। मेरे साथ के दोस्त हैं, मेरे रामलाल शाह हैं बीकानेर में, हमारे चीफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं वो। मैं भी चीफ से रिटायर होता अगर मैं नौकरी कर रहा होता तो। लेकिन मैंने राजीव जी को मान करके, अपना नेता मान करके, अशोक गहलोत जी को नेता मान करके कांग्रेस को ज्वाइन किया मैंने। और उसके बाद में मैं कांग्रेस के अलावा कुछ सोच नहीं सकता। बहुत कम नेता होते हैं ऐसे जिनको ऊपर से बुलावा आता हूँ, निश्चित तौर पे। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ, वापस मुझे राहुल गांधी जब मिले, 2010 की बात है मैं समझता हूँ। कांग्रेस का एक वो था, रोड शो था यहाँ पे। 18 की बात नहीं, 10 नहीं, ये है बात 11 अगस्त 2018 की बात है। ये 2018 की बात है। 2018 में इलेक्शन थे, उसकी ही बात है, 11 अगस्त। राइट। आपको तारीख कैसे मालूम? थोड़ा बहुत सर्च किया था आपके। हाँ, राइट। तो एयरपोर्ट से रोड शो था उनका, राहुल जी का, जा रहे थे वो। तो उन्होंने काजी साहब, हमारे सेक्रेटरी इंचार्ज से जो आज भी हैं, काजी साहब से कहा राहुल जी ने कि भाई राजीव जी के साथ कुछ लोगों ने, जिनने किसी ने काम किया हो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो मैं, वो बस आ रही थी आगे, हम तो नारे लगाने का काम किया है ज़िंदगी भर, नारे लगाते हुए जा रहे थे आगे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, आगे चल रहे थे। एक मोड़ के ऊपर बस रुकी तो मैं साइड में ऐसे खड़ा हुआ था। अंदर से काजी साहब ने मुझे इशारा किया, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे पीछे कोई नहीं था। तो मुझे लगा कि मुझे ही बुला रहे हैं। बोले नहीं, आप ही को बुला रहे हैं। मैं पास में गया, अंदर गया तो राहुल जी और काजी साहब दोनों अंदर बस के अंदर खड़े हुए थे। ये बाकी तमाम नेता, गहलोत साहब और पांडे जी, सचिन जी, ये तमाम सब बैठे हुए थे, डूडी साहब वगैरह, ये सारे बैठे हुए थे। तो राहुल जी खड़े थे, काजी साहब थे, मैं था। तो उन्होंने मेरा परिचय कराया कि ये राय सिंह गोदारा है, लून कंसल से हैं, बीकानेर से हैं, और ये राजीव जी से के साथ इन्होंने काम किया है। तो मुझे कहा उन्होंने कि भाई आप कब मिले उनसे? तो मुझे तारीख याद थी इत्तेफाक से। मैंने कहा साहब 27 अक्टूबर 1983 को आनंद भवन उदयपुर के अंदर
जब वो महासचिव थे ICC में, तो उन्होंने मुझे गले लगाया और काजी साहब को मेरा फ़ोन जो काजी साहब को दिया, हमारा दोनों के साथ फ़ोटो खींचा उन्होंने और काजी साहब को कहा कि इनको दिल्ली लेके आइए, मुझे अलग से बात करनी है। वो अलग बात है कि मैं 2-3 दफ़ा मिला उनसे, लेकिन एकांत में दिल्ली में मिलने वाली बात अभी तक वो मुलाकात नहीं अभी तक पेंडिंग है वो, और वो कहते हैं ना कि इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा। सर एक चीज़ मैं निजी जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो हम उम्र कार्यकर्ता होते हैं किसी पार्टी के, तो वो चाहते हैं कि उस नेता से मिलो, तो वो आप जो राहुल गांधी जी से मिल रहे थे वो क्षण कैसा था? वो क्षण तो मेरी फ़ोटो अगर आप देखोगे ना उस समय की, तो मैं एकदम यूँ मतलब इतना भाव विभोर हो गया था कि मुझे तो लगा कि वाह कि दूसरे राजीव गांधी हैं ये तो खुद ही। मतलब मैं राहुल जी को देखता हूँ ना तो मुझे राजीव गांधी दिखते हैं उसमें से। राजीव गांधी बहुत नेक हृदय के, बहुत ही सच्चे किस्म के इंसान थे और हूबहू मुझे राहुल गांधी, मैंने कहा उनको, राहुल जी को, मैंने कहा साहब मैं आपके अंदर मैं राजीव जी को देखता हूँ, तो मुझे एकदम राजीव गांधी लगते हैं वो। और वो देखना एक दिन कि वो दिन आएगा जिस दिन ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और जिस दिन ये प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश का नक्शा बदलेगा, आप देखना। ज़रूर सर, उम्मीद करते हैं सर। लेकिन अब अपन लोणकर सिंह की तरफ लौट चलते हैं। तो 2018 के चुनाव से पहले आपने यात्रा भी निकाली थी लोणकर सिंह। मैंने लोणकर समग्र विकास यात्रा के नाम से एक यात्रा निकाली। उसमें मुख्य बिंदु जो वहाँ के आज़ादी के 75 साल के, लगभग 75 साल हो गए, आज़ादी के 75 साल के बाद में भी जो मूलभूत सुविधाएं उनकी आज तक कमी है। हमारी अपनी सरकार रही, हमारे अपने MLAs और मंत्री रहे, हमारे दूसरी पार्टियों की चाहे भले ही रहे, मानसिंह जी सुरना रहे या कोई और रहे, बावजूद उसके अगर राजस्थान की आप 10 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में अगर आप तुलना करें, तुलनात्मक दृष्टि से जो सबसे पिछड़ी हुई हैं, मैं समझता हूँ राजस्थान की सबसे पिछड़ी हुई 10 से 15 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें से लूणकरसर भी एक है। जीवन आदमी को जिंदा रहने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है, हवा की, पानी की और खाने की। हवा पे तो किसी का बस नहीं है, पानी और खाना तो हमको जुटाना पड़ता है ना। बिल्कुल। आज हालात ये है लूणकरसर क्षेत्र में, अभी भी मेरे पास फ़ोन आते हैं। अभी मेरे पास रत्नीसर और बालादेसर गांव है, वहाँ पे हालत ख़राब है पानी की। खोखराना के आगे जो गांव है कई अजीत माना, और वहाँ पे स्थितियाँ ख़राब है कि आज भी वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट इंदिरा कैनाल प्रोजेक्ट, ऊपर से पानी की एक जो जैसलमेर से भी आगे जिसका यूँ मानो पानी पहुँच गया, और दीपक तले अंधेरा है, उसके नीचे पूरा लूणकरसर विधानसभा क्षेत्र है, और वहाँ पे आज भी नहरी पानी या मीठा पानी पीने को नहीं है। आज भी हालात यही है कि कुएं का जो खारा पानी है वो पी करके जैसे तैसे काम चलाना पड़ता है, या न जाने किस परिस्थितियों में लोग खुद के लिए ले आते हैं, तो पशुओं के लिए तो आज भी कुछ भी नहीं है। आप अंदाज़ा करो कि अगर किसी क्षेत्र में आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी अगर पीने का पानी अगर सरकारें मुहैया नहीं करा सकती हो, तो सरकारों की कमी थोड़ी है भी, सरकार की कमी थोड़ी हो सकती है। सरकार तो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कितने बड़े बड़े काम होते हैं आज, विकास के काम देखो, कोई कमी नहीं है किसी तरह की। वहाँ के नेताओं की, वहाँ का जो नुमाइंदा है उसकी कमी रही है। इसलिए अगर विपक्ष वाले हैं तो उनकी कमी है, और अगर हमारे रहे तो हमको भी अंदर झांक के देखना चाहिए कि हमारी क्यों कमी रही है ये। तो मेरा ये सपना है कि लूणकरसर विकसित हो, लूणकरसर उन्नत हो, लूणकरसर शिक्षित हो, लूणकरसर खुशहाल हो। सबसे पहले वहाँ की पानी की समस्या का समाधान DPR बना करके और पूरा एक विस्तृत योजना बना करके उसकी करने की आवश्यकता है। उसके बाद में बेरोजगारी की समस्या है, तो वहाँ पे जिप्सम बहुतायत के अंदर है, तो जिप्सम की इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे आ सकती है, इंडस्ट्रियल हब डेवलप हो सकता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। इजराइल के अंदर आप देखो ना, कितना छोटा इजराइल है, वहाँ पे पूरे दौरे ही दौरे हैं, वहाँ पे ना पानी है ना कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी आज इजराइल दुनिया की ताकतों में माना जाता है। तो उसी तरह के कुछ काम यहाँ पे भी किए जा सकते हैं। बहुत सारे काम करने की, अगर किसी के मन में काम करने की लगन हो, झील हो, विल हो, तो कुछ का कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इसके पीछे कारण क्या रहा है कि वहाँ के इतने लंबे समय तक नेता रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी नहीं ला पाए ऐसा कुछ? मैं ये समझता हूँ कि वहाँ का जो लोग है ना, जनमानस, वो बहुत ही कहना चाहिए भोला भाला सीधा साधा है। बिल्कुल। और सच मायने में उनको डिमांड करना ही नहीं आता, मांग करनी नहीं आती।
ये देखो ना इस इलाका, ये आपके इधर चले जाओ जयपुर के आगे दौसा वाला इलाका, करौली, इस तरफ चले जाओ आप, सवाई माधोपुर, ये वाला जो बेल्ट है आपका, अगर एमएलए को बिल्कुल बिठा लेते नीचे कि ये काम है भाई, क्यों नहीं हुआ, बिल्कुल गांव में नहीं घुसने देते। जनता को सवाल करनी चाहिए। तो लोगों में जागृति है, हमारे सीधे साधे लोग हैं, अभाव अभियोग में पैदा हुए, उसी में जी रहे हैं, डिमांड ही नहीं है कुछ उनकी। वो तो तब अब चूंकि नई पीढ़ी अब आगे बढ़ रही है, अब हालात ये हो गए कि बच्चों की शादी होना मुश्किल हो गया। वहाँ पे कौन लड़की देगा बताए, जहाँ जिस गांव के अंदर पानी पीने का नहीं होगा तो लड़की कौन देगा उसका। बिल्कुल सही है। इस तरह के हालात हैं, रोजगार की भी स्थिति खराब है, तमाम तरह की। मुझे कहना चाहिए कि आज लूणकरण से जो है हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, वहाँ के उमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, वहाँ पे पूरा उसके विकास की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं जो करी जा सकती है। सर एक चीज़ और जानना चाहता हूँ सर, कि अक्सर नेता होते हैं वो चुनाव से पहले बहुत से वादे करते हैं, घोषणाएं करते हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो तुम्हारा ये काम करवा देंगे, आपके गांव में ये करवा देंगे, पंचायत में कर देंगे। आपने ऐसे काम जो सत्ता का हिस्सा तो रहे हैं लेकिन सत्ता के उस शिखर पे नहीं पहुंच पाए, उसके बावजूद वो काम करवाए हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, ये बात करते हैं लोग, और ये बात सच भी है काफ़ी हद तक, कि आमतौर पे चुनाव से पहले आप कैंडिडेट नहीं बनते हो या कैंडिडेट बन जाते हो, उस समय जब चुनाव जीतना होता है तो आपका सोच अलग होता है, और जैसे ही रिजल्ट आकर के आप अगर एमएलए विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो आपकी विचारधारा बदल जाती है। आमतौर पे लोगों को ऐसा देखा गया है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मेरी जो पहचान, आप कह रहे थे ना कि आपने क्यों नहीं प्रयास किया, मेरी पहचान ही कांग्रेस है, मेरी आइडेंटिफिकेशन ही कांग्रेस पार्टी है, मैं कांग्रेस की वजह से हूँ, मेरा ये मानना है। तो और मैंने आपको बताया कि मुझे बिल्कुल उस स्तर पे रहने का मौका मिला। बिल्कुल मुझे जैसी गहलोत सरकार, चाहे पहली सरकार थी चाहे दूसरी थी, फर्स्ट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट मुझे किया गया, वो करके ये बताया गया कि ये आदमी पार्ट एंड पार्सल सरकार का हिस्सा है। प्रशासन में एक मैसेज की तो पॉलिटिक्स होती है ना, बिल्कुल है ना, तो मैसेज दिया गया। अब मैसेज देने के बाद में जो लोग, मैं क्षेत्र में जब जाता हूँ, मैंने कहा लोगों को बताइए कुछ काम हो मेरे लायक, बल्कि वो काम बताइए जो कोई नहीं कर सकता, वो मुझे बताइए। प्रयास करते हैं, मैं सच्चे मन से प्रयास करता हूँ, ईश्वर भी मेरी सुनता है और काम भी होते हैं। जैसे मैंने बता रहा था आपको कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वहाँ पे अर्जुन सर के अंदर, तो वहाँ एक गांव है रामबाग, तो डूडी साहब ने न जाने किस वजह से कहा, उन्होंने कहा कि यार वो राय सिंह जी गोदारा टिकट मांग रहे हैं आपके पास से, उनके पास जाओ और वो करवा देंगे। वो काफ़ी मौजीज लोग, 8-10 लोग मेरे पास आए, वहाँ पे आए तो उन्होंने कहा कि साहब हमारा कुछ काम है और डूडी साहब ने भेजा है हमको। तो मैंने कहा क्या काम है, बोले जी ये काम है, और डूडी साहब ना कि वो करवा सकते हैं। तो मैंने कहा भाई ठीक है, डूडी साहब ने कहा है तो पक्का करवाएंगे, उन्होंने इतने विश्वास से कहा है तो कुछ सोच के कहा होगा, उम्मीद होगी तभी। हाँ, तो मैंने पूछा अभी कौन सा बैंक है, बोले जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्जुन सर। मैंने कहा कोई मैनेजर वगैरह का, तो कोई सिंह वो थे, बेड़ा, पूरा नाम मेरे अभी याद नहीं आ रहा, कि बेड़ा साहब हैं वहाँ पे मैनेजर। मैंने कहा नंबर दो मेरे को, मैंने नंबर फ़ोन लगाया उनको, फ़ोन लगा के मैंने कहा साहब मैं राय सिंह गोदारा बोल रहा हूँ, और बेड़ा साहब आप क्या नागौर साइड के हो, जोधपुर के? मैंने नारायण राम जी बेड़ा मेरे बड़े करीब रहे हुए हैं। नारायण राम जी बेड़ा परशुराम जी मदेरणा को चुनाव हराया था उन्होंने, उस समय वो लोकदल में थे और भोपालगढ़ से विधायक बने वो, और उसके बाद में वो बीजेपी में चले गए, और आजकल अभी वो हमारे साथ कांग्रेस के अंदर है, और मेरे अच्छे मिलने वाले भी हैं, खूब अच्छे दोस्त हैं, यूँ कह सकते हो। मेरे से उम्र में बड़े हैं मगर फिर भी मेरे मित्र हैं वो। मैंने कहा बेड़ा साहब मेरे बड़े दोस्त हैं, कहा जी मैं उनके परिवार का ही हूँ, आप तो आदेश करो। मैंने कहा नहीं आदेश कुछ नहीं, काम तो जो मेरा है वो आप कर नहीं सकते। बोले काम तो बताओ। मैंने कहा जी मुझे मालूम है आप कर ही नहीं सकते। कुल मिला के जी मैंने उनसे कमिटमेंट करवा लिया। मैंने कहा काम उस शर्त पे बताऊंगा कि आपको करना पड़ेगा, इफ एंड बट नहीं चलेगा फिर, या आप कह दोगे नहीं ठीक है जी, कह नहीं आप तो काम बताओ मैं काम करूँगा आपका। तो मैंने कहा पक्का? बोले पक्का। पक्का। तो मैंने कहा रामबाग का नाम सुना है? बोले सुना है ना। बोले मैं काम भी समझ गया। मैंने कहा आप केसीसी नहीं कर रहे? बोले साहब पूरा गांव ही डिफाल्टर है, मैं कहाँ से केसीसी करूँ? मैंने कहा वही केसीसी तो करवानी है। बोले मरवा दिया आपने तो। मार्च का महीना था, उन्होंने कहा कि भाई अप्रैल में उनको भेजना भले मानसों को। सही तो है। अप्रैल में ये लोग गए, पूरे गांव की दोबारा केसीसी कर दी गई। तो था ना चैलेंजिंग काम। बिल्कुल बहुत बड़ा था ये तो। ऐसे ही मैं एक काम और बताता हूँ आपको
ये रूणियावासियों की जो आप कह रहे थे गोदारा बेल्ट, मान लो कुछ भी मान लीजिए, गोदारा बेल्ट तो खैर पूरा लूटनसरी है होने को, क्योंकि लगभग 50,000 वोट हैं वहाँ पे। हाँ कहते हैं 50-55 हज़ार वोट होंगे। हालांकि मैं उस पर विश्वास करता नहीं हूँ, मैं तो 36 कौम का आदमी हूँ, मैं तो गैर जाटों से ज़्यादा दोस्ती रखता हूँ, सच तो ये है, ठीक है ना। हाँ मेरी इस तरह की है, तो मैं एक कांग्रेस फैन हूँ ना साहब, मैं जातिवादी में थोड़ा सा कम विश्वास करता हूँ। तो वहाँ लक्ष्मण जी गोदारा शेरना के सरपंच थे और 5-7-10 जने मौजीज लोग इकट्ठा हुए। मैं गया जब, बोले भी तू क्या करा सकता है तू राय सिंह, बताओ। मैंने कहा जो आपके काम कोई अटका हुआ हो, जो काम नहीं हो रहा हो, बिल्कुल। अब रूटीन के काम तो कोई करा लेगा, ऐसा काम हो जो कोई कराने, बोले यार हमारे बैंक नहीं है, और ये देख ले यहाँ 40-40 किलोमीटर तक बैंक ही नहीं है कोई, अगर तू बैंक की ब्रांच खुलवा देना तो हम माने तेरे को। मैंने कहा 2 मिनट में खुलवा दूंगा। बोले वो तेरे पास क्या है? मैंने कहा मेरे पास नमो नारायण मीणा है, बैंकिंग मिनिस्टर है सेंटर में, मेरे उनसे रिलेशन अच्छे। मैंने कहा बनाओ प्रस्ताव, उन्होंने प्रस्ताव बना के दिया। आज वहाँ पे मैं समझता हूँ शायद बैंक ऑफ बड़ौदा होना चाहिए, या तो SBI या बैंक ऑफ बड़ौदा है, आज वो वहाँ पे है। बदौलत मेरे तो क्या है, मैंने प्रयास किया, बदौलत नमो नारायण जी मीणा के आज वो बैंक है वहाँ पे जी। और इसके लिए तमाम सब नेताओं ने कहा कि हाथ खड़े कर दिए, बोले साहब बैंक थोड़ी खुलता है कोई ऐसे, बैंक आज खुला हुआ है। नेताओं को पता ही नहीं होता ना सर उन चीज़ों की कि सरकारी प्रोसेस क्या होती है। देखिए मैं सर्विस में नौकरी में रहा, उसके बाद में मैं चाहे रोडवेज का डायरेक्टर रहा, चाहे मैं GSM का डायरेक्टर रहा। GSM में तो 5.5 साल डायरेक्टर रहा मैं। मेरे साथ तमाम जो डायरेक्टर्स थे सारे IAS अधिकारी थे, और 5 साल का अंदाज़ा आप करो कि उनके तो तबादले हो रहे थे 1-1 साल में, 2-2 साल में। मैं तो शुरू से लेकर के 4.5 साल तक उसमें रहा। कम से कम 30 IAS मेरे साथ डायरेक्टर थे उसमें। ऐसे ही GSM में उसमें रहा, मैं रोडवेज में रहा, कम से कम 7-8-10 IAS वहाँ पे रहे। उन अधिकारियों के साथ मैंने काम किया, मैकेनिज़्म को समझा, सिस्टम को समझा कि किस तरह से प्रोसेस में चीज़ों को लेके आते हैं, किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाती है, किस तरह से वो निर्णय लिए जाते हैं, धरातल पे कैसे उतारा जाता है। आप एक बार शुगर मिल के भी बोर्ड हाँ, वो के GSM जो बता रहा हूँ मैं, गंगानगर शुगर मिल बोलते हैं उसको, उसमें डायरेक्टर रहा मैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हमने नई मिल लगाई गंगानगर में। गंगानगर के अंदर जो मिल थी पुराने वाली, वो एकदम आउटडेटेड हो गई थी वो, और जब वो मतलब बदबू आती थी। हम तो गंगानगर में पढ़ता था, गंगानगर में जब बचपन में स्कूलिंग मेरी वहाँ से हुई, स्कूल कॉलेज में हॉस्टल में रहते थे हम, तो इधर से बदबू आती थी। तो गंगानगर शुगर मिल का मायना हम तो इतना ही जानते थे, तो उसको वहाँ से शिफ्ट करके नई मिल हमने लगाई, उसकी पूरी संरचना हमने तैयार की, उसके पूरे DPR बनवाए, पूरा उसकी मॉनिटरिंग कमेटी का मैं चेयरमैन था। हर फोर्टनाइटली मैं विजिट करता था वहाँ पे। हाँ, उसके अंदर भी मैंने ऐसे काम किए जो बात लंबी हो जाएगी, नहीं तो कभी फिर मिलेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, अभी एक लूणकर सर में एक मुद्दा चल रहा है जो ये कटआउट का, इसको लेकर आपके क्या प्रयास हैं? क्योंकि यहाँ के जो नेता हैं विपक्ष के या कहें या भाजपा के नेता, वो नहीं चाहते कि वहाँ पे वो बने। देखिए पीछे क्या कारण हो मैं सकता आपको बताता हूँ। लूणकरण सर में जो भारतमाला जो ये प्रोजेक्ट है, जो रोड बनी है नई वाली, ये लूणकरण सर से जो कालू रोड है वहाँ से लेकर के वहाँ पे इसका मतलब उसमें एंट्री है, और उसके बाद में ठेठ जो आपकी बीकानेर से रतनगढ़ वाली जो रोड है, या जिसको जयपुर रोड बोलते हैं, एक वहाँ पर एंट्री है। ये इसका बीच का दरमियान 50-55 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो उसके बीच में कहीं भी कोई कट नहीं है। ये जो कट है जो मैं आपको बता रहा था, रूणिया बास और ये रूणिया बड़ा बास और शेरनार, ये जो 12-15 बास है जहाँ पे जो ट्यूबवेल का बेल्ट है पूरा, बिल्कुल है ना। तो यहाँ के लोग कुछ मतलब कंपेरेटिवली संपन्न भी है, वहाँ पे ट्यूबवेल नीचे का ज़मीन का पानी अच्छा है उनका। वहाँ कट की दरकार थी, आवश्यकता थी। वहाँ अगर कट होता था तो उससे बीकानेर जाने में आसानी रहती थी, उनको लूणकरण सर आने में आसानी रहती, उनको अगर आगे फर्दर कहीं जोधपुर जाएँ, कहीं आगे बॉम्बे जाएँ, या जहाँ भी जाएँ, कांडला या जहाँ भी वो जा रही है सड़क, वहाँ जाएँ, चाहे उधर अमृतसर या बठिंडा वगैरह जहाँ भी जाएँ, उनको एक लाभ मिलता। तो उसकी बजाय उनको एक चक्कर काट करके और आना पड़ता है। 40-50 किलोमीटर का चक्कर होता है, 50 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है। तो इस वजह से तो मांग तो जहाँ तक प्रश्न है बड़ी जायज़ है, लेकिन सवाल ये है कि केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र में भाजपा की सरकार है, और यहाँ के जो सांसद हैं वो मिनिस्टर भी हैं, वही जब नहीं बनने दे रहे, तो आप बताइए कि पब्लिक ने डेमोन्स्ट्रेशन किया, काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष किया, क्या रिजल्ट निकला? कोई रिजल्ट नहीं है। और अगर ईश्वर ने कोई मौका दिया आगे कहीं क्षेत्र के प्रतिनिधित्व का, तो वापस संघर्ष करेंगे,
कोशिश करेंगे कि वो कट लेके रहेंगे। इसकी प्रोसेस क्या होती है कि अगर बनवाना चाहे नेता? बनवाने के लिए प्रोसेस तो यहाँ की डिमांड जनरेट करो, डिमांड जनरेट करके केंद्र सरकार के अधीन जो आता है राज्य सरकार के मार्फत भिजवाओ वहाँ पे, और आप स्वयं भी अपने तरीके से अपना रिप्रेजेंटेशन दो। भूतल परिवहन मंत्री जो है आपके आजकल नितिन गडकरी जी हैं, वहाँ एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, उनको बात लॉजिकली समझाई जाए, यहाँ की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके आधार पे सारी बातें की जाए और उसको फॉलोअप किया जाए। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में और मंत्री कौन कैसा है या नहीं है, लेकिन अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से बात करें तो मैं समझता हूँ कि नितिन गडकरी कुछ कर रहे हैं जो दिख रहा है, बिल्कुल जो दिख रहा है। बाकी कौन क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। धरातल पे कहें तो यही दिख रहा है। हाँ, धरातल पे ये दिख रहे हैं, और उनकी बातें सुनते हैं, उनकी स्पीचेस वगैरह सुनते हैं तो वो आदमी ईजी भी लगते हैं। वो मैं जहाँ तक समझता हूँ वो पार्टी पॉलिटिक्स के बियॉन्ड भी कुछ सोचते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। नहीं, वो देश के मंत्री की तरह, वो भाजपा के मंत्री की तरह एक्ट नहीं करते, वो देश की भारत सरकार के मंत्री की तरह से एक्ट करते हैं। तो मुझे उनसे उम्मीद है, और वहाँ अगर तरीके से इस केस को प्लीडिंग की जाए, रखा जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये कट भी स्वीकृत हो सकता है। सर, एक आखिरी सवाल, शुभकामनाएं हैं कि पहले तो आपको कि ये जो आप उम्मीद कर रहे हैं लूणकरन विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए वो जल्दी ही पूरी हो, और ऐसा नेता मिले कि जो वहाँ के लोगों की समस्याओं को सुने और डेवलपमेंट की बात करे। लेकिन ऐसा कोई संदेश जो आप हमारे चैनल के माध्यम से लूणकरन क्षेत्र के लोगों को कहना चाहें? देखिए, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ कि जो है इस बार बारिश अच्छी है, फसल बहुत अच्छी है, लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और तंदुरुस्त रहें, और मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं उनका जनसेवक बन करके उनके बीच में आऊँ। ईश्वर तो सुने ही सुने, कांग्रेस के जो नेता और हाईकमांड हैं हमारे, उनके तक भी मेरी ये बात जाए कि मैं लूणकरन के क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध हूँ। और मैंने आपको कहा कि मैंने जो एक लूणकरन समग्र विकास यात्रा जो प्रारंभ की थी वो मेरी अनवरत जारी है और तब तक रहेगी जब तक उन्नत और समृद्ध लूणकरन नहीं हो। इसलिए अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र के अंदर एक ये इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो आप उस इलाके का बहबूदी के लिए काम कर सकते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि लूणकरन के क्षेत्र, बल्कि पूरे बीकानेर ज़िले और राजस्थान के तमाम लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। सर, आपने बड़े नेताओं की बात की, एक दो सवाल और फिर मेरे ध्यान में आ गए। 2 मिनट का समय और लेना चाहूँगा आपका। सर, आपके जो लूणकरन विधानसभा क्षेत्र है, या यूँ कहें बीकानेर जो बेल्ट है, उसमें आजकल हनुमान बेनीवाल बहुत दौरे कर रहे हैं जी। आपके क्षेत्र में भी महापंचायत की है, नज़दीकी विधानसभा क्षेत्र है डूंगरगढ़, वहाँ पे भी उन्होंने पंचायत की है और कोलायत में भी की है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपको कांग्रेस को नुकसान नहीं है वहाँ पे? देखिए, हनुमान बेनीवाल जी का जहाँ तक प्रश्न है तो वो उनकी एक अलग तरीका है, उनका एक स्टाइल है अपनी राजनीति करने का, एक अलग अंदाज है उनका, और संघर्षशील वो आदमी है। ठीक है। जहाँ तक सवाल नफ़ा नुकसान का है तो मेरा ये आकलन है, देखिए कौन क्या कहता है मुझे नहीं मालूम, बट मेरा आकलन ये है कि चूँकि हनुमान बेनीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, उनके पिताजी भाजपा के से MP रहे, MLA रहे, विधायक रहे हैं, और आज वो सांसद हैं, तो भाजपा ने उनके लिए सीट छोड़ी है, उनके साथ मिलकर के वो चुनाव लड़े हैं, और वो बीजेपी ने उनका मदद की, इसलिए वो MP हैं। तो उनका जो वोट बैंक है, खास करके जाट कम्युनिटी भी अगर बात आप करते हो, तो जो एंटी कांग्रेस आइडियोलॉजी के जो लोग हैं या जो बीजेपी माइंड के जो लोग हैं, वो लोग, उन लोगों को वो प्रभावित कर रहे हैं निश्चित तौर के ऊपर। हाँ, ज़्यादा वो लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए भाजपा को ज़्यादा नुकसान है और कमोबेश हमको भी नुकसान है, ये मैं कह सकता हूँ। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हनुमान बेनीवाल जी जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, निश्चित तौर पे कांग्रेस को उसका फ़ायदा मिलने वाला है।
मैं नहीं कहता 1-2 सीट की बात, कहीं हो सकता है हमें नुकसान हो, बट एंड ऑफ द डे हमको फ़ायदा होने वाला है। और सर आप हनुमान बेनीवाल की बात करें तो उनके भाषण में आपके जो मित्र कह सकते हैं गहलोत साहब, उन पे ज़्यादातर बयानबाजी देखने को मिलती है। देखिए, हनुमान जी स्वतंत्र है, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है सबको, संविधान में हमें प्रोविज़न है इस चीज़ का। हनुमान जी क्या बोलते हैं वो तो हनुमान जी जाने, जी है ना, शुक्रिया। वो जाने, इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। चलिए शुक्रिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। तो ये थे हमारे साथ राय सिंह जी गोधरा साहब, जो कि राजीव गांधी के समय भी कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं, राहुल गांधी जी का समय चल रहा है उसमें भी कांग्रेस सरकार में है, या यूं कह सकते हैं कर्मठ कार्यकर्ता की तरह कांग्रेस के रूप में कार्य कर रहे हैं। माना कि बड़े ओहदे पे नहीं रहे हैं, लेकिन सेवा दल में रहते हुए उन्होंने बहुत सी चीज़ें की हैं, बहुत सा संस्कार होते हैं वो सीखे हैं। इनसे वो चीज़ें सीखनी चाहिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कि कांग्रेस के अंदर कार्य करने की जो शैली होती है वो कैसी होती है, या यूं कि एक आम नागरिक को भी सीखना चाहिए कि अगर किसी चीज़ के प्रति अगर समर्पित होकर कार्य करते हैं वो कैसे करते हैं। ऐसे हैं राय सिंह जी गोधरा साहब, और इनके बारे में अगर आपको डीपली जानना है तो एक बार आपको इनके साथ में मुलाकात करनी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप रूबरू होकर इनसे बातें नहीं करोगे तब तक आपको अपनापन सा महसूस नहीं होगा। मुझे काफ़ी देर तक बैठने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस बंदे के अंदर वो काबिलियत है जो लुणकर सर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जाननी चाहिए। फिर मिलेंगे कहीं ना कहीं एक नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए RJ TV 24 पर। नमस्कार।